Good evening. Good evening, Soumya. Good evening, Sneha. Good evening. Good evening, Kashish. क्वेश्चंस हुए फिर? क्वेश्चंस किए हैं सभी ने? गुड इवनिंग। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। समझ आ रहे थे क्वेश्चंस? कशिश ने भेजे हैं मेरे को और तनु ने भेजे हैं। चलो। अकेला क्वेश्चंस किए हैं आपने? फैजा आपने कर लिए? सर थोड़े बहुत किए हैं। अच्छा। आपके कल मार्क्स कम थे, कितने थे? 31 थे? सर 30 थे। 30? तो कम क्यों आ रहे इतने? सर वो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उसमें। अच्छा। जो लास्ट का वो था ना, एक्टिव आयरन वाला जो था वो टॉपिक, हम्म। मोस्टली फ्लूइड वाला, वो क्लियर नहीं था थोड़ा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यस सर। ठीक है। अब ऐसा है, देखो, मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आपके रेगुलर टेस्ट लूंगा, मतलब बायो के। अभी ठीक है। तो बायो क्या है कि एक बार आप खुद से भी रिवाइज करके जितना कर सकते हो कर लो एंड टेस्ट देते रहो, सो दैट बायो आपका टच में रहे। ठीक है। एंड बायो देखो, ऐसा नहीं है कि आप खुद से रिवाइज नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आएगा। हम तो करेंगे ही जब अपना, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर बायो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये है कि तब तक उसको टच में रखो एंड खुद से रिवाइज करके टेस्ट देते रहो। तो क्वेश्चंस करते रहोगे सो दैट आपको, मतलब ये है कि हर चैप्टर जो है अपने टच में रहेगा। तो क्या है कि बाद में जब हम उसको दोबारा पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी। ठीक है। अब आज भी टेस्ट लेना है, लेकिन मैंने आज के लिए बताया नहीं था। सेल का ही दूसरा पार्ट लेना है। सेल के जो आपने अभी क्वेश्चंस किए थे वो टोटल 46 क्वेश्चंस थे, वो अभी आधा चैप्टर हुआ उसमें। आधा चैप्टर तो अभी रह गया उसमें। ठीक है। तो सेल का जो है आधा पार्ट का टेस्ट अभी और होना है। तो अभी देखता हूँ, मैं आज ही ले लूंगा, या तो टाइमिंग दे दूंगा मैं 8 बजे के आसपास, या जब भी देखता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्योंकि पहले से इन्फॉर्म करा नहीं है, तो रुको मैं अभी इन्फॉर्म कर ही देता हूँ।
सो दैट जो क्लास में नहीं होने में पता लग जाए ना। तो 7:30 का टाइमिंग दे देता हूँ, ठीक है। रिवाइज क्या करना है भाई? सेल वाले चैप्टर तो अब कितनी बार रिवाइज करोगे? सेल वाले चैप्टर तो है, कल ही तो पढ़ा है अभी। उसका आधा टेस्ट रह गया है ना। और रिवाइज करना है तो अभी क्लास के बाद आधा घंटा बचेगा तो। ठीक है तनु, आधा घंटा है और वैसे भी वही सेम चैप्टर है। और कल ही तो रिवाइज करा है अभी। और जिसने भाई अभी तक नहीं करा फिर तो वो कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी फर्स्ट हाफ में पढ़ रहे हैं, सेकंड हाफ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जो मतलब ये है कि मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, जो आपने नहीं किए होंगे वो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो उनको हम सेकंड हाफ में डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई ऐसा है जिसने कल वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं? अजय आपने कर लिए? अजय केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए हैं? ठीक है। दीक्षा आपने करे हैं? यस सर, कर लिए। आरती आपने क्यों नहीं किए हैं भाई? नंदिता आपने कर लिए? यस सर, कुछ किया है। कुछ किए नहीं, ऐसा बोला करो कि कुछ नहीं किए हैं। हाँ सर, कुछ नहीं किया। चलो ठीक है। ठीक है तो भाई कर लिया करो। फिर क्योंकि मजा नहीं आता ना, जो होमवर्क मैं देता हूँ वो कर लोगे टाइम से तो सारी चीजें स्मूथली चलती रहेंगी। फिर क्या है, मैं सब बता दूंगा तो फिर खुद नहीं करोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा ना, फिर लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ किया है। ठीक है। तो अब क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? हम पढ़ रहे थे बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे ना। ठीक है। तो बोर्स मॉडल, सॉरी हाँ, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने करी थी। बोर्स रेडियस के बारे में पढ़ा था। और बाकी फिर ये एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो बोर ने आपकी रेडियस मतलब दी थी, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, वो सारी चीजें हमने कवर की थी, ठीक है। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो देखो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में तो हमने पढ़ा था। लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है, क्या क्या होता है, मतलब हर एटम के लिए अलग होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। हमने देखी भी थी, जैसे कि लाइमन सीरीज हो गई, बामा सीरीज हो गई, उसका इक्वेशन भी देखी थी जिसमें ग्रेडबर्ग कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। बाकी क्वेश्चंस करते रहोगे तो और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक पता लगेगा नहीं कि भाई इस टॉपिक से क्या चीज पूछी जा सकती है। तो इसलिए क्वेश्चंस करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एज मेंशन्ड इन सेक्शन 2.3.3, ठीक है, ऊपर हमने देखा भी था, कैन बी एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली यूजिंग बोर्स मॉडल। तो ऊपर भी हमने देखा था, लाइक प्रैक्टिकल उसका करके देखा था, लाइक उसका दिखाया भी हुआ था उन्होंने कि कैसे करते हैं। एंड अभी हम लोग बोर्स मॉडल का यूज करके क्वांटिटेटिवली इस चीज को समझेंगे। तो according to assumption 2, radiation, that is energy, is absorbed if the electron moves from orbit of smaller principal quantum number to the orbit of higher principal quantum number। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो n=1 में आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, एंड उसके बाद मान लो n=2 पे जाए। ठीक है। 1 से कहाँ जाए, 2 पे जाए, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। और 2 से वापस 1 पे आ जाए तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा या एमिट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर लोअर क्वांटम नंबर से हायर क्वांटम नंबर में जा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो आपका ऑर्बिट का नंबर है, ऑर्बिट नंबर भी आप उसे बोल सकते हो, या शेल नंबर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है मान लो हाइड्रोजन का, इसके बाहर सबसे पहला वाला ऑर्बिट, ऑर्बिट 1 हो गया।
जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 2 हो गया। उसके बाद ऐसे कितने भी आप 3, 4, 5, 6 कैसे भी बना सकते हो। ये सारे इमेजिनरी प्रिंसिपल, मतलब ये इमेजिनरी क्या है, शेल्स हैं। जैसे क्या होता है सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमता है ऑर्बिट में, वैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये है कि मान लो मतलब ये जो न्यूक्लियस के सबसे पास है ऑर्बिट, उसकी एनर्जी कम, जो दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो क्या होगा, n = 1 से n = 2 में अगर जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई मतलब ये है कि जब ऊंची छलांग लगाई जाएगी तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी क्या करोगे, आप एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है। नीचे से अगर आप ऊंचाई ऊंचे पर कहीं पर कूद रहे हो तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी आप लोगे, रिलीज मतलब एब्जॉर्ब करोगे। और अगर आप कहीं ऊंचाई से नीचे कूद रहे हो तो आप क्या करते हो, एनर्जी रिलीज करते हो। ठीक है। अब छत पे जाके खड़े हो जाओगे तो आपको भाई गिरने, मतलब ये है कि थोड़ा सा और किनारे पे आ जाओगे। तो ये है कि गिराने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई धक्का लगाए, आप थोड़ा सा और किनारे पे आ जाओ, अपने आप नीचे आ जाओगे। तो क्या कर रहे हो, आपने एनर्जी रिलीज कर दी, आपको एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही चीज यहाँ पर बताई है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एजम्पशन टू, रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड विद द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। एब्जॉर्ब कब होती है, जब स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और एमिट कब होगी यहाँ पे, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट इज गिवन बाय इक्वेशन। तो एनर्जी गैप अगर आप निकालना चाहते हो, डेल्टा ई का मतलब क्या है कि एनर्जी चेंज यहाँ पर कितना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस इनिशियल ऑफ एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट। अब ये कैसे आप कर सकते हो, अभी ये हमने ये ऊपर फॉर्मूला पढ़ा भी था कि भाई जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो हम किससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं। किससे, -RH/n n n स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो लेफ्ट, ये लेफ्ट में तो मतलब उसके लिए था, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। यहाँ पर ये पढ़ा था पॉइंट सी में, आप देख सकते हो ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी में हमने पढ़ा था कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एन क्या है, एन होता है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जिस शेल की आप बात कर रहे हो, जिस ऑर्बिट नंबर की आप बात कर रहे हो, वो ऑर्बिट नंबर एन की जगह पर रखोगे और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और ये जो आर एच होता है, आर एच की वैल्यू ये है -2.1 इंटू 10⁻18। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। समझ आ गई बात। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा ई के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करा तो फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, -RH डिवाइड बाई NF²। NF मतलब फाइनल जो ऑर्बिट है, जहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मतलब जाएगा, मतलब जहां फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा वो। ठीक है। उसमें से माइनस कर दो आप इनिशियल वाली एनर्जी, तो -RH/n इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी होगी डेल्टा ई की वैल्यू। ठीक है। अब आप जब आप इसको कंबाइन करोगे तो इसको कंबाइन करने के बाद क्या होगा, ये आप देख सकते हो बीच में एक प्लस माइनस यहाँ दिख रहा है, बीच में एक माइनस यहाँ दिख रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों मिलकर प्लस बन जाएंगे। तो प्लस अगर बन गए तो इसी एक्सप्रेशन को, ये वाले को हमने आगे लिख दिया, मतलब आर एच कॉमन लिया और उसमें से 1 - n इनिशियल स्क्वायर आगे आ गया। और माइनस का ये वाला जो आपका n फाइनल स्क्वायर वाला था, ये यहाँ पर आ गया। तो फॉर्मूला आपका अब ऐसा बन जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच, ब्रैकेट के अंदर 1/n इनिशियल स्क्वायर -1/n फाइनल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ गया। क्योंकि इसमें क्या था, माइनस साइन होता है दोनों में, तो माइनस माइनस अंदर वाला जो था वो प्लस था, इसलिए हम उसको आगे लेके चले गए। और जो आगे माइनस वाला था उसको हमने पीछे कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन जाता है फिर आपका, ये आपका इनिशियल माइनस फाइनल बन जाता है, फाइनल फॉर्मूला। लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो फाइनल माइनस इनिशियल ही है। ठीक है। तो फाइनल आपका फॉर्मूला ये हो गया, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो गई -1 इनिशियल स्क्वायर -1/NF²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग इक्वेशन। तो अगर मान लो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है फोटोन की। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मान लो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो अगर वो लोअर से, मतलब एब्जॉर्ब करी है अगर, ठीक है, और मान लो अगर वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आ रहा है, यानी कि ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो वो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो फोटॉन्स के टर्म में रेडिएट होगी, या फोटॉन्स के फॉर्म में रेडिएट होगी। फोटॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है। एंड उससे पहले किसने दिया था, प्लैंक ने दिया था। क्या दिया था कि भाई ये सब जो है एनर्जी किस में रिलीज होती है,
क्वांटा के फॉर्म में रिलीज होती है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको थोड़ा सा चेंज करके बोल दिया था कि भाई नहीं, मतलब क्वांटा भी बोल सकते हैं लेकिन फोटोन ज्यादा सही रहेगा, फोटोन बोल लेते हैं इसको। तो उसी फोटोन की बात हो रही है। और उसी तरीके से अगर मान लो ऊपर वाले मतलब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट पे जा रहे हैं, तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी फोटोन के ही फॉर्म में करेगा, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटीज या डिस्क्रीट अमाउंट में करेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस एनर्जी की जो एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वल टू एच न्यू होती है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। उसी से हम न्यू की यहाँ पर वैल्यू निकाल ले रहे हैं, न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई बाई एच हो जाएगी। ठीक है, मतलब एनर्जी का जितना चेंज जो है उसको आप प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइड करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी उस एनर्जी रेडिएशन की। ठीक है, अब सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला ऊपर वाला ही था, डेल्टा ई का अभी आपने कैलकुलेट करा है, आर एच 1/n(i²) माइनस 1/nf², ये हो गया। और इसको आपने डिवाइड यहाँ पर कर दिया, किससे, एच से डिवाइड कर दिया। तो ये आप देख सकते हो नीचे एच आ गया, तो बस सेम फॉर्मूला था, उसको एच से डिवाइड कर दो। इन्होंने थोड़ी सी और कैलकुलेशन आगे कर दी, इन्होंने क्या करा, आर एच की वैल्यू यहाँ पर रख दी, आर एच की वैल्यू रख दी और यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। दोनों वैल्यू को सॉल्व करके इन्होंने एक और कांस्टेंट बना लिया, जो कि ये रहा 3.29 इंटू 10⁻15। ब्रैकेट में वही है 1/ni² माइनस 1/nf², और ये हर्ट्ज होगा, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, और मान लो अगर हमें वेव नंबर के टर्म्स में अगर ये निकालना है, ठीक है, वेव नंबर, तो वेव नंबर जो वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू बाई सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यू बाई सी हो गया। ठीक है, तो ये अब ये पता नहीं इन्होंने न्यू बाई सी कैसे लिखा है वेव नंबर को, क्योंकि वेव नंबर तो जो हमने पढ़ा था वो क्या होता था, 1/λ होता था ना। ठीक है, 1/λ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखो न्यू बार आपने क्या पढ़ा था, न्यू बार क्या होता है, 1/λ होता है। ठीक है, 1/λ होता है, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो न्यू बार ये होता है। अब आपको ये और पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा भी होता है। ठीक है, और न्यू इक्वल टू सी लैम्डा अगर होता है, तो यहां से अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगी न्यू बाई सी। ठीक है, न्यू बाई सी मिल गई, और इसी फॉर्मूला में अगर आप यहाँ पर 1/न्यू बाई सी रख देते हो तो ये ऊपर सी चला जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, न्यू बाई सी आ रहा है ना, सी बाई न्यू कैसे होगा भाई, सी इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये होता है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट या फिर जो आपकी रेडिएशन की स्पीड है इज इक्वल टू कितना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेवलेंथ। तो यहाँ से अगर आप इसके वेवलेंथ की वैल्यू निकालोगे, लैम्डा की अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, सी बाई न्यू आ जाएगी। ठीक है, सी बाई न्यू आ गई, और सी बाई न्यू आपने क्या करा, ऊपर ये वाले फॉर्मूले में रख दिया जो कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ है। तो यहाँ पर आप सी बाय न्यू की वैल्यू रख दोगे तो 1/c/न्यू कितना हो जाएगा, ये आपका फाइनल यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई सी। ठीक है, तो न्यू बाई सी है, और इसी फॉर्मूला को इन्होंने यहाँ पर ये यूज कर रखा है। तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई सी, ये इतना होगा, और न्यू की आपने जो वैल्यू है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपने अभी यहाँ पर ये कैलकुलेट करी है, ये कैलकुलेट करा था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को बस आप क्या करो, यहाँ पर सी से और डिवाइड कर दो तो न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, आर एच ये था, ये आपकी मतलब आर एच बाई एच, यानी कि ये जो आपने वैल्यू देखी थी ना, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी आर एच बाई एच की, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट और प्लांक्स कांस्टेंट को अगर आप डिवाइड करते हो आपस में, तो आपको ये वैल्यू मिल रही थी 3.29 इंटू 10⁻15। ये 3.29 इंटू 10⁻15 आपने यहाँ पे रखा, और सी ये था, सी क्या आपका, ये था आपका, क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो ये जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो, यानी कि ऊपर वाला 3.29 इंटू 10⁻15 और नीचे वाला 3 इंटू 10⁸, तो इनको डिवाइड करने पे आपको जो कांस्टेंट मिलता है वो ये कांस्टेंट बनता है, जो कि कितने के बराबर है, 1.09677 इंटू 10⁻7। ठीक है, और ये आपको जो है फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है न्यू बार का। अब इस फॉर्मूला को देख के याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला देखा था ऊपर क्या, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा था, बोलो। यस, यस सर।
ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था ना जिसमें नंबर क्या लिखा था 109677 इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते थे? रिडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है। तो ये वाला भी रेडबर्ग कांस्टेंट ही था। तो आपको एक चीज ये समझ आ रही होगी कि एक ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट था जो कि आपका टू मतलब 2.1 इंटू 10 की पावर -18 है, उसको आपने क्या करा है, प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करा और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करा। तो आपको दूसरा जो कांस्टेंट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको दोबारा से रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो दो रेडबर्ग कांस्टेंट है बेसिकली ये रेडबर्ग कांस्टेंट एक ही है। उसको आपने क्या करा, जो आपका मेन वाला रेडबर्ग कांस्टेंट है ना वो यही वाला है 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये वाला। इसको आपने क्या करा, सी और एच, ठीक है, यानी कि एच सी से अगर इसको डिवाइड कर देते हो रेडबर्ग कांस्टेंट को, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलती है 109677, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिख दिया 1.09677, लेकिन उसके साथ इन्होंने 10 की पावर 7 लगा दी। लेकिन इसी 10 की पावर 7 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 109677 ही मिल जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 7, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो सकता है ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पर सेंटीमीटर के टर्म्स में हो, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये था ना, ठीक है ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो हम जब ये पढ़ रहे थे ये स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, जब हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जो ये स्पेक्ट्रम है इसको वेव नंबर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम की क्या थे, वेव नंबर के टर्म्स में जब हमने इसको डिफाइन किया था तो ये फॉर्मूला मिल रहा था। और इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला था। और इसके केस में हमने पढ़ा भी था कि भाई अगर क्या होगा, लाइमन सीरीज होगी तो एन वन की वैल्यू 1 होगी, बालमन सीरीज होगी तो एन वन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, पार्शियन होगी तो एन वन की वैल्यू 3, और एन टू की वैल्यू क्या होती है, N1+1 N2+1, ठीक है, N1+2 मतलब N1+3, इस तरीके से होती है। तो ये आपने देखा था, ये आपको मिल रहा था ना यहाँ पर 109677, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट थी वो क्या थी, पर सेंटीमीटर थी, ठीक है, पर सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर के टर्म्स में चेंज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 10967700, 1/N1² माइनस 1/N2², ऐसे मिलेगा पर मीटर, अगर आपको ऐसा यूनिट में चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी इतने मीटर में, मतलब 1 मीटर के अंदर इतनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी, जिस भी लाइट की आप बात कर रहे हो जो आपके अब्सॉर्ब होगी या फिर एमिट होगी। तो वेव नंबर का मतलब देखो हमने ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो सबको याद नहीं रहा होगा। देखो यहीं पर था, यहाँ पर है देखो, ठीक है। तो वेव नंबर बेसिकली होता है क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब क्या है कि लाइक जब एक वेव बनती है तो ये आपकी कंप्लीट एक वेवलेंथ होगी इतनी, और एक मान लो दोबारा से ये वेव बनेगी तो फिर से एक वेवलेंथ हो गई। तो एक वेवलेंथ ये हो गई, एक वेवलेंथ ये हो गई, तो 2 पर मीटर हो गई ये, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। और मान लो ये जो वेव नंबर होता है ये हमें यही बताता है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ या वेव्स जो बन रही है वो कितनी बन रही है। तो वो आप जो है वेव नंबर के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो वापस चलते हैं वहीं पर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका इस तरीके से डिराइव होता है, ऊपर जो इतनी सारी चीजें हमने करी हैं। कैसे करा, पहले एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता था, एनर्जी के फॉर्मूले से हमने डेल्टा ई निकाला, डेल्टा ई की से हमने न्यू की वैल्यू निकाली फ्रीक्वेंसी की, तो न्यू क्या होता है, डेल्टा E/H होता है। एंड उसके बाद फिर हमने न्यू बार निकाला, न्यू बार क्या होता है, न्यू/C होता है। अभी न्यू/C कैसे आए ये भी मैंने आपको बता दिया, अपनी एनसीईआरटी में या फिर इसको कॉपी में कहीं ना कहीं नोट कर लेना, वरना फिर ये बाद में समझ नहीं आएगा कि न्यू बार इज इक्वल टू न्यू/C कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ समझ आ गया ये। यस। यस सर। किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक यस में? सर। नो सर। भाई डाउट हो तो पूछ लेना फिर, ठीक है। ऐसा ना हो कि समझ ना आए और बस बैक बेंचर की तरह बैठे रहो।
ठीक है, तो ये आपका फिर फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका पर मीटर के टर्म्स में 1.09677 इंटू 10⁷ इसको जब आप ओपन करते हो तो 1096770 बन जाएगा वो पर मीटर। लेकिन जो आपको ऊपर दिया था वो क्या था, 1096777 था, और ब्रैकेट में ये था, लेकिन वो पर सेंटीमीटर के टर्म्स में था, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आप इसी को पर सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखोगे तो ये इंटू 10⁵ हो जाएगा। अभी तो क्या है, 10⁷ है, तो ये पर मीटर के टर्म्स में, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको प्लीज अपनी एनसीईआरटी में या कॉपी में जहां पर भी लिखना है लिख लेना, अपने वर्ड्स में जैसे भी करके लिखना है, वरना फिर हो सकता है कि बाद में ये चीजें आपको क्लियर ना हो या समझना है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। अब नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम NF इज ग्रेटर देन N1। तो ये बात बिल्कुल सही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब बनेगा, कैसे बनेगा, मैंने भी बताया भाई, जब नीचे से आप ऊंची ऊंची क्या लगाते हो, कूद लगाते हो, छलांग लगाते हो, तो आपको अपने अंदर एनर्जी बिल्डअप करनी पड़ती है। तभी तो भाई एक नीचे, मान लो नीचे है और मतलब आप फ्लोर पे खड़े हो, फ्लोर पे खड़े होने के बाद आपने क्या रखा है, कि स्टूल रखा है, एंड उस स्टूल पे आप क्या करना चाहते हो, चढ़ना चाहते हो, या कूद लगा के उस पर छलांग लगाना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी पहले, फिर आप रिलीज करोगे उसको जब आप छलांग लगा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, NF इज ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। मतलब ये है, जब एब्जॉर्ब करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, जब वो छोटे ऑर्बिट से, छोटे ऑर्बिट नंबर से बड़े ऑर्बिट नंबर की तरफ जाएगा। एंड द टर्म इन द पेरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड द एनर्जी इज अब्सॉर्ब। ठीक है, तो ये पेरेंथेसिस का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर, जो ये ब्रैकेट लगा है जिसे हम पेरेंथेसिस कह रहे हैं, तो इसके अंदर ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ इसका मतलब क्या है, कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो अगर मान लो ये जो एनर्जी आपको दिख रही है, अगर ये मतलब पॉजिटिव आ जाती तो मतलब एब्जॉर्ब हुई है। और दूसरी साइड पे एमिशन स्पेक्ट्रम का केस अगर हम लेते तो वहां पे एन इनिशियल इज ग्रेटर देन एन फाइनल होगा, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिट नंबर से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट नंबर पे आ रहा होगा, तभी तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसको आप याद वैसे ही रखना कि छत से आप क्या कर रहे हो, मतलब छत से कोई गिर रहा है, ठीक है, छत से अगर कोई गिरेगा तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, बस वो किनारे पर आ जाए और इतना किनारे पे आ जाए कि छत उसके पैरों के नीचे से चली जाए, बस वो अपने आप नीचे आ जाएगा, तो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वही बात यहाँ पर ये हो रही है कि भाई एन इनिशियल इज ग्रेटर देन एन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद है डेल्टा ई इज नेगेटिव एंड द एनर्जी इज रिलीज। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, कि एनर्जी रिलीज होती है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी के केस में अगर कहीं पर भी पॉजिटिव साइन आ रहा है मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, और एनर्जी के केस में कहीं पर भी एनर्जी जो है नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये रिएक्शन में भी आप देखते हो, आगे हम देखेंगे भी, कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास है उसकी एंथैल्पी या फिर एनर्जी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब एनर्जी उस रिएक्शन में क्या हुई है, रिलीज हुई है। और अगर डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है कि एंथैल्पी क्या पॉजिटिव और एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन 2.17 इज सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय रिडबर्ग डिराइव्ड एम्पिरिकली यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल एट द टाइम। तो बेसिकली जो ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया था ना, रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला था 1096777 पर सेंटीमीटर वाला, ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट डेटा को यूज करके निकाला था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बोर ने जब सारी एक्सप्लेनेशन दी तो बोर का जब मतलब पूरा मेथड ये वाला यूज किया गया, तो कैलकुलेशन करने पे भी वही सेम फॉर्मूला हमको मिल गया। तो फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेदर इन एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी एसोसिएटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर बनेंगी आपके, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बने या एमिशन स्पेक्ट्रम में बने, वो सारे के सारे ट्रांजिशन होते हैं। मतलब ट्रांजिशन का मतलब ये कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड thus लीडिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर मान लो बहुत सारे एटम रहेंगे तो बहुत सारी ट्रांजिशन चल रही होंगी। किसी एटम में क्या हो रहा होगा, छोटे ऑर्बिट नंबर से ऊपर वाले ऑर्बिट नंबर पे कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, किसी ऑर्बिट में क्या हो रहा होगा, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाएंगी। द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड। तो ये जो ब्राइटनेस है या फिर इंटेंसिटी की अगर हम बात करें स्पेक्ट्रल लाइंस की, जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है पूरा, तो वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। ठीक है, जो कि सेम वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के होंगे, जो एब्जॉर्ब किए होंगे या फिर एमिट किए होंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा तो एब्जॉर्ब की होगी लाइट या जो रेडिएशन है, और अगर एमिशन स्पेक्ट्रम होगा तो एमिट की होगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी है वो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करेगी। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना।
फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू द n इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सही है, ये फॉर्मूला लगाया, रिडबर्ग वाला फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, तो रिडबर्ग का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट में 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर, ये होता है। बस वो लगाया, इनिशियल की जगह 5 रख दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये रख दी, फाइनल की जगह 2 रख दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्रॉम n इक्वल टू 5, इनिशियल पोजीशन क्या थी 5 थी उसकी, फाइनल क्या थी n इक्वल टू 2 थी, वो रख दिया, आपको यहाँ पर चेंज इन एनर्जी मिल गया। ठीक है, तो ये चेंज इन एनर्जी मिल गया, आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना है। तो ये चेंज इन एनर्जी अगर मिला है तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच का इस्तेमाल करके। तो डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास है, एच की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, 6.626 इंटू 10⁻34। कई बार सीधे सीधे यही वैल्यू पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपको 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा क्या होता है, सी बाई न्यू होता है, ये सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, बस इतना फॉर्मूला याद रखो, इससे सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा या सी इक्वल टू एफ लैम्डा भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ से लैम्डा का एक्सप्रेशन निकालोगे तो सी बाई न्यू आ जाएगा। सी आपका कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और न्यू की वैल्यू आपने निकाली ली, ऊपर इसको डिवाइड करोगे तो 434 नैनोमीटर आएगा इसका आंसर, यानी कि 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद हीलियम प्लस ऑर्बिट निकालना है। तो देखो कल मतलब जो हमने प्रीवियस क्लास करी थी अभी, उसमें देखो हमने पढ़ा था, कहाँ गया, ये पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए था, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। तो हम बेसिकली करते क्या है, ये ऊपर आपका जेड स्क्वायर आ जाता है आपके एनर्जी वाले फॉर्मूला में, और नीचे रेडियस में क्या आ जाता है, जेड आ जाता है बस। लेकिन आपको फॉर्मूला यही दोनों याद होने चाहिए, सो दैट हाइड्रोजन का भी आप इससे कर लो, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जो है जैसे कि हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो गया, इनके भी आप निकाल पाओ। अगर आप हाइड्रोजन का निकाल लो तो जेड की वैल्यू 1 रख दोगे, जेड क्या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और एन क्या है, ऑर्बिट नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपने लगाया यहाँ पे, ई एन इज इक्वल टू माइनस, ये आपका क्या हो गया, आर एच हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, और इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज इसने ये बोला है कि फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज रख दोगे यहाँ पे, तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और ये भी पूछा कि रेडियस कितना होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा, नीचे जेड से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर क्या होता है, ये आर एन इज इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर इंटू एन स्क्वायर। तो ये जो रेडियस आपकी आती है नैनोमीटर में आती है। ठीक है, क्योंकि रेडियस बहुत कम होती है इसलिए हम इसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं, यानी कि 10⁻⁹ मीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल देख लेते हैं कि भाई लिमिटेशन क्या क्या थे बोर्स मॉडल के। बोर्स मॉडल हमने पूरा पढ़ लिया है, जितना भी एटॉमिक और ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम था सब कुछ पढ़ लिया, इसके बारे में जितने फॉर्मूले थे वो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशन क्या क्या थे। तो बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इंप्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, as it could account for the stability and the line spectra of hydrogen and hydrogen like species. However, Bohr's model was too simple to account for the following points. तो क्या था भाई, एक इंप्रूवमेंट तो था ही, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया था ये, तो रदरफोर्ड की कुछ गलतियां थी जिसको इसने सुधारा था। और उसके बाद क्या था, इसने लाइक स्टेबिलिटी के बारे में भी सारी चीजें एक्सप्लेन करी, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया हाइड्रोजन एटम का, और बाकी जो हाइड्रोजन लाइक आयंस थे जैसे कि एच ई पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया, और बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में भी, इनके जो स्पेक्ट्रम थे उसके बारे में भी इसने सारी चीजें बताई थी। और देखो स्पेक्ट्रम से काफी चीजें हमें पता लगती है, बिकॉज हमने पढ़ाई की लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उससे काफी सारी चीजें हमको पता लग जाती हैं। फिर लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बोर नहीं समझा पाए थे, जैसे कि पहला पॉइंट है, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स दैट इज डबलेट, दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। ठीक है, ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मतलब इन्होंने स्पेक्ट्रम वगैरह तो अच्छे से समझाया, लेकिन कुछ फाइनल डिटेल्स थी, यानी कि कुछ छोटी सी ऐसी डिटेल थी जिसको ये काउंट नहीं कर पाए थे, ये समझ नहीं पाए थे। जैसे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम का आपका स्पेक्ट्रम जो बन रहा था, इसके अंदर 2 क्लोजली स्पेस्ड लाइंस थी।
यानी कि जो इसका स्पेक्ट्रम बन रहा था उसमें आपकी क्या थी, दो लाइनें बहुत बहुत पास थी इस तरीके से, बाकी लाइनें इस तरीके से बन रही थी, लेकिन बीच में कहीं दो दो लाइंस ऐसे दिख रही थी। तो ये दो लाइंस के बारे में ये नहीं बता पाए थे। दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। तो ये जो बोर्स का मतलब मॉडल था, इन्होंने खाली हाइड्रोजन के बारे में बात करी थी, बाकी किसी एटम के बारे में बात ही नहीं करी इन्होंने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हीलियम हो गया, हीलियम में क्या होता है, आपके दो, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये उसके बारे में भी बात नहीं कर पाए थे। तो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने बताया और फिर इन्होंने बैकपैक कर लिया अपना। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर फर्दर बोर्स थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जीमान इफेक्ट और एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज स्टार्क इफेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान कर लेना। ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, पता नहीं आगे आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ। तो बोर की जो थ्योरी थी बेसिकली, यहाँ पर एक चीज ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ये स्प्लिट हो रही थी, मतलब फैल रही थी ये। ठीक है, तो ये जो मतलब फैल रही थी या जो स्प्लिट हो रही थी, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। यानी कि जब हम स्पेक्ट्रम बना रहे थे, अगर हम उस टाइम पे क्या कर लें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, तो ये जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन थी ये स्प्लिट हो रही थी। इस स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन की, उस इफेक्ट को हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। और अगर यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है तो उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो इसको प्लीज अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन करके जरूर लिख लेना या हाईलाइट करके लिख लेना, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है उस इफेक्ट को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको अगर आपने याद रखना है तो आप याद कैसे रख सकते हो। ठीक है, इसको आप ना मतलब ऐसे याद रख लो, क्या बोलते हैं, आई थिंक मतलब मतलब कुछ ऐसे करके याद रख लो ना। आई थिंक शार्क जो फिश होती है, पता नहीं वो इलेक्ट्रिक शॉक देती है क्या, पता नहीं, ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है, तो ऐसी करके कुछ याद रख लो। ठीक है, तो स्टार्क है, इसको शार्क से याद कर लो या इलेक्ट्रिक फील्ड से याद कर लो, तो ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो एटम्स जो है यहाँ पर जो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जो बॉन्ड्स बनाते हैं अपने बीच, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इन अदर वर्ड्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव, वन नीड्स अ बेटर थ्योरी व्हिच कैन एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम। तो ये था कि भाई इसके बाद भी अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट बाकी थे, और एक ऐसी थ्योरी चाहिए थी जिसमें सारे के सारे फीचर्स जो बाकी और कॉम्प्लेक्स एटम्स हैं उनकी भी समझा पाए। तो खाली यहाँ पर बोर ने जो बात करी वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिलेटेड बात करी। ठीक है, और उसमें भी ये सारी जो गलतियां हैं वो निकल गई थी। तो ये था आपका लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल एटम। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा, हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनेगा, यानी कि जो भी लेटेस्ट वाला है, जो भी चल रहा है, तो इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को, इतना आपको समझ आ गया? यस। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी पूछना है इसमें तो यस पूछ लो। सर। चैप्टर तो बहुत बड़ा है ये। ठीक है, चलो चलो फिर अब ब्रेक ले लो, एंड उसके बाद अभी जब आओगे दोबारा से 6:20 पे आना है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, जो कल मैंने वर्कशीट दी थी, पहले उनको डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले उतने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें। ठीक है, 6:20 पे मिलते हैं, और कोई गायब मत हो जाना।